बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि इंसान इनकी तह तक पहुँचने से पहले ही शक की आग में जलने लगता है। एक माँ का दिल, जवान सतीले बहन भाई और बंद कमरे से आते पुर इसरार सरगोशियाँ, क्या वाकई वो सच था जो एक माँ की आंखों ने देखा, या इसके पीछे छुपी थी कोई ऐसी हौलनाक कुर्बानी जिसने पूरे घर की तकदीर बदल दी। आइए जानते हैं इस सस्पेंस और इबरत से भरी सच्ची दास्तान में। मेरी 16 साल की बेटी सुबह उठते ही अपनी बेड की चादर धोने चली जाती, फिर वो खुद नहाकर अपने कपड़े छुपा देती। मेरी बेटी और बेटा एक ही रूम में सोते थे। अब वो बालिग हो चुके थे, मगर मैंने इस बात पर ध्यान न दिया। बेटी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मुझे शक हुआ तो एक दिन इनके कमरे में चला गया। वो इससे बात कर रही थी जैसे मियाँ बीवी हो। अचानक दरवाज़ा खुला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा नाम फ़रहीन है। ये कहानी मेरी बेटी की ज़िंदगी पर है। मैं मियाँ चन्नू के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं रुखसत हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे शख्स से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर बदल देती, फिर मुझसे छुप छुप कर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वो दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक यही बात निकली कि अल्लाह ऐसा मंज़र कभी किसी माँ को ना दिखाए, क्योंकि वहाँ मेरी बेटी और बेटा, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं इन पर एक बहुत बड़ा बोझ हूँ, मानो जैसे मैं इनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ कोई खुशी नहीं देख पाई थी और मेरे वालिद, इनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसीलिए वो मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते, वो मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ ख़ानदानी सख्तियों की वजह से मेरे अब्बू दूसरी शादी भी नहीं कर सके। बस इसी वजह से वो मुझसे बहुत नफ़रत करते थे। हर वक्त मुझसे सख्ती से ही बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी ही करवा दी थी। मेरा शौहर सरकारी स्कूल में एक चौकीदार था। हमारी 1-2 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन स्कूल से आते हुए रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया और मौका पर ही इनका मौत वाक़या हो गई। वो भी मेरा साथ छोड़ गए। वो दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद इन पर भी मैं बोझ ही थी। वो भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। इनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी। मैंने जैसे ही इनके बेटे को मार दिया हो, फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ इनके घर आ गई। मेरे माँ बाप मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी एक ऐसे शख्स से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसीलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। इसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल बड़ा था। इसका बेटे का नाम आमिर था, मेरी बेटी का नाम हानिया था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते हानिया 16 साल की हो गई और आमिर 17 साल का हो गया। जब आमिर के अब्बू का इंतकाल हो गया, वो भी इस दुनिया से चले गए। मतलब मेरे दूसरे शौहर भी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। इनकी हमेशा ही तबीयत ख़राब रहती थी। इन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन इनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुज़र बसर हो रहा था। इनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसीलिए किराए की फ़िक्र नहीं होती थी और मेरे
घर में ही एक करियाने की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम सब लोग सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया, मैं बहुत घबरा गई और डर भी गई थी। मैंने देखा कि ये आवाज़ तो आमिर के कमरे से आई है। मैं इसके कमरे की तरफ दौड़ी तो मैं देखते ही हैरान रह गई कि कमरे की छत गिर गई थी। ये देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं आमिर तो इस छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और मैंने जाकर देखा तो आमिर वहाँ नहीं था। वो बाथरूम जाने के लिए उठा होगा, इसी वजह से इसकी जान बच गई, क्योंकि इसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने शुक्र अदा किया कि ये तो अच्छा हुआ कि आमिर को कोई चोट नहीं आई। अगर इसको कुछ हो जाता तो मैं इसके बाप को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इस छत को दोबारा डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था, सारी छत गिर चुकी थी और हमने इसको इसके हाल पर ही छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर किचन में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था और कमरे में एक बेड और एक चारपाई ही थी। दो लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब वो दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे शौहर ने घर में 3 ही तो कमरे बनवाए थे। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी तो ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चौंक कर रह गई। आमिर तो सुबह सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गए थे, जबकि हानिया अभी तक सो रही थी। वो तो इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वो इतनी देर तक क्यों सो रही थी। इसकी आदत थी कि वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने इसको आवाज़ भी दी तो वो उठ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने इसके कमरे में जाकर इसको देखा तो वो पता चला कि वो बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि इसको क्या हो गया है। मैंने फ़ौरन ही आमिर को बोला कि पास के ही डॉक्टर को घर बुला लाओ। घर पर आया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बेहोश हो गई है। लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की भी कमी है। कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना। फल अच्छा खाना वगैरह खिलाएं, ठीक हो जाएगी। जब हानिया को होश आया तो मैं इसके पास गई और मैंने इससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। तो वो कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने देखा वो अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर इसको देखा तो वो इसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने इससे पूछा, तुम ये चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं इस पर बहुत चलाई और कहा कि यहाँ से उठो, अपने कमरे में जाओ और आराम करो, कुछ खाओ पियो तभी तो ठीक हो जाओगी। इसने कहा नहीं नहीं, मुझे ये चादर ज़रूर धोनी है, बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से ये चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया है? इतनी तो चादर गंदी नहीं थी जो तुम इसको धोने के लिए बैठ गई। छोड़ दो इसे, मैं खुद इस चादर को धो दूँगी, उठो यहाँ से। इसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। इसके बाद ही इसने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर के लिए वो सो गई और आमिर भी काम पर जा चुका था। इसको सिर्फ मैंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई थी और वो एक कपड़े के दुकान पर काम करता था। वो बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी इस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह गुजर गया। इस दिन आमिर ने मुझसे कहा, आज मैं खाना खा कर आया हूँ। वो देर से आया था और हानिया पहले ही कमरे में सो चुकी थी। वो भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी किचन में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने शौहर को याद ही कर रही थी। दूसरा शौहर मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था।
इसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वो हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने भी आमिर को कभी नहीं बताया था कि वो मेरा सुतीला बेटा है। इसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वो मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वो इस घर में अकेला ही मर्द था, वो हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम दो औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने इसे कहा भी था कि वो आगे की पढ़ाई प्राइवेट पढ़ ले, क्योंकि अगर इसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वो मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। हानिया फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो इसकी शक्ल देखकर जैसे इसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। वो बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था। इसको खाने में क्या खिलाया था, मैंने इनकी सारी बातें बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्ज़ी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमज़ोरी हो गई। आप इस बात को नहीं समझे तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह अचानक से बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वो चले गई। फिर जब हानिया होश आया तो मैंने इनसे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं इसके कमरे में दोबारा गई तो मैं ये देखकर हैरान हो गई कि वो क्या कर रही है। वो तो बेड की चादर को धो रही थी। इस बार मैं इसे दूर से ही देख रही थी, क्योंकि जो भी वो कर रही थी वो सब कुछ मामूली नहीं था। वो बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। ये सब क्या हो रहा था, वो ये सब क्यों कर रही थी। जब से मेरी बेटी ने इस कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वो ऐसा कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। आमिर इसके लिए था तो स्टेला भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े थे। इन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था, मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन क्यों ख़राब होती जा रही थी। मैं रोती और सोचती रहती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वो बच्चा पैदा करती है तो इसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती, लेकिन जवान लड़की यूं बेहोश होने लगे तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन इसने चादर धोकर छत पर सुखाई। वो आसपास भी ऐसे दिख रही थी कि जैसे इसे किसी ने देखा तो नहीं। मैं किचन की खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने भी इसको ऐसा महसूस नहीं होने दिया जैसे इसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी, वो फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और इसने अपनी चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता न चले नीचे वाली चादर है या नहीं। मैंने इसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई नहीं आता था, सिर्फ बच्चे ही गोलियां लेने आते थे जो 5-10 रुपये देकर चले जाते। इसी तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। आमिर को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में ये बात बता देती तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था बेटी को अच्छी चीज़ें खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे आमिर और हानिया को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, यार तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत ख़राब कर ली है, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे ये काम करना है। इसी तरह के मौके बार बार नहीं मिलते और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरी बेटी ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा था,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये दोनों क्या बातें कर रहे थे। एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और वो एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? वो घबरा गई और कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल ख़राब हो गया। मैंने कहा कि क्या मतलब है इस बात का कि दिल ख़राब हो गया? तुम्हारा क्या खा रही हो तुम ऐसा, और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। इसने कहा, माँ आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आपने कोई फिल्म देखी है या किसी ने आपके कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूँगी? और मैंने इस चादर को धो दिया है तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, बस इसीलिए धो दिया है। आपको तो पता है कि कई दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह बात कर रही थी। मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वो ज़मीन पर गिर गई। तभी अचानक आमिर भी आ गया। इसने कहा कि माँ आप ये क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने इससे कहा, हाँ मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुंची हूं। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, इस दिन देखना तब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं वही बोलती जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट चल रही थी। इस वक्त वो क्या कर रहे थे? इनको तो इस वक्त सो जाना चाहिए था, और मुझे तो शाम को कह रहे थे कि अम्मी आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो वो ना सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम बेटी कहने लगी कि हाँ खुशकिस्मत तो मैं हूँ, लेकिन अभी कल फिर से जब तबीयत ख़राब हो गई तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। कब तक कैसे झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाज़ा अंदर से बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, इनको दरवाज़ा खोल कर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी इन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और इसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो इनके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था, और वो दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हों। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खोला? तो कहने लगे, हम सो रहे थे। मैंने कहा, झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस वक्त जागेंगे और क्यों बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे इन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं थे। मुझे इनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जागे हों। इसके बाद मैंने इनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। मैं सोचती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। मैं ये देखकर हैरान रह गई। एक दिन मेरी बेटी के बाजू पर नील के निशान भी थे। ये तो ज़ख़म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या लगा। मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ना कोई बात ऐसी है जो मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती, कभी इसके जिस्म पर अजीब अजीब निशान होते थे, और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आग
और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। जवान लड़का और लड़की को मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। आमिर तो हानिया का सतीला ही भाई था। नीयत बदलते देर नहीं लगती। जवानी के इस उम्र में बच्चे बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है और सतीला भाई सतीला। तो फिर मैं कैसे सतीले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी? ये मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, परेशानियां तो पैदा होंगी। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में ही बहुत सारी गलतियां कर बैठती हैं। जैसे जैसे मेरे दिमाग में ख्यालात आ रहे थे, अगर ये सारे सही हो गए तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा। मैंने अपनी बेटी और बेटे पर नज़र रखी थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कुछ चीज़ ला कर दे रहा था। मैं छुप कर इनकी बातें सुनने लगी। इसने कहा कि ये तुम्हारी दवाई है, इस परेशानी के लिए ये दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने मेरी बेटी को छुपा कर वो गोलियाँ दी। मैं परेशान हो गई कि ये किस चीज़ की गोलियाँ इसको दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानियाँ दोनों हल करना चाहते हैं और इसके बारे में मुझे नहीं पता। और ये दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही हैं? मेरी बेटी ने भी वो दवाइयाँ फ़ौरन से पकड़ लीं और इनको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद शायद इसकी गोलियां ख़त्म हो गईं और एक दिन फिर से मेरी बेटी बेहोश हो गई। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसीलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वो चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और इसको तरीके से तह करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोल कर देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही इसे धोना शुरू कर देती है और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। जब मैंने चादर को खोल कर देखा तो पहले तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि इस चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं बेटी और बेटे की हरकतों पर नज़र रख रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। तब तक मेरी बेटी को ये पता चल ही गया था कि चादर मैंने देख लिया है, तो वो मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। इसके बाद मैंने इससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? तो इसने कहा कि माँ वो चादर कहाँ है? तो मैंने इससे कहा कि वो तो मैंने धो कर डाल दी है। ये कहकर वो मेरे पास से जाने लगी तो मैंने इसका हाथ रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। इस चादर पर जो भी लगा हुआ था, मुझे बता दो ये सब कुछ क्या है। तुम मुझसे इतने दिनों से क्या छुपा रही हो? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। वो मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने देख लिया था कि इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे, घर की दुकान भी नहीं चल रही और भैया भी कुछ ख़ास पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। फिर भैया के एक दोस्त ने इसको एक काम दिया। दरअसल इसने कुछ बहुत ही नफीस किस्म की बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे जो कि 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन इनको संभालना इसके बस से बाहर था। इसलिए इसने हमें इन बच्चों को संभालने का काम दिया और इस काम के बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया भी पूरा दिन वही होते थे, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था। इसलिए इन बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आया थे और मैं इनको संभाल लेती थी और इनके बाल सुबह चादर पर लगे होते थे। इसको मैं सुबह को धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती और हम आपको ये सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे।
हम ये सब काम कर रहे थे और बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाइयाँ लाकर दी थी वो भी इसी चीज़ की थी ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। माँ, भैया का वो दोस्त बहुत अमीर है और वो इस काम के हमें बहुत ही ज़्यादा पैसे दे रहा था। वो हमें एक दिन के 1000 रुपये दे रहा था और आज इन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि तब वो इन्हें लेकर दूसरे शहर गया है और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम इस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन आपने तो न जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया। हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो बातें की वो हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगती थी। मैं जानती हूँ कि मेरा सतीला भाई है, लेकिन वो मेरे सगे से भी बढ़कर है। इसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा, जबकि देखा जाए तो हम इसके क्या लगते हैं। इसका बाप तो इस दुनिया से जा चुका है और इसके अपने रिश्तेदार भी तो हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वो इनके साथ जाकर भी तो रह सकता है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ रहता है क्योंकि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन ही माना है। इसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की और वो हमारा भी बहुत ख्याल रखता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वो काम करता है, रात को मैं इसकी मदद करती थी। वो कहता था कि वो रात में भी ये सब कुछ कर लेगा, दिन भर तो वो बेचारा मेहनत करता था। इसीलिए मैंने इससे कहा कि रात को तुम आराम किया करो, बच्चों को मैं देख लूँगी। इसीलिए मैं इसकी मदद कर रही थी। मुझे ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे इससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। इतनी गलत बातें मैंने इनके बारे में सोची जितनी मुझे सोचनी भी नहीं चाहिए थी। हमने ये बात आमिर को नहीं बताई। हानिया ने भी इसको कुछ नहीं बताया कि मुझे सारी बात का पता चल गया है, क्योंकि तब ये काम वैसे भी ख़त्म हो गया था और मैं इसकी नज़रों में और ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद आमिर ने इस कमरे की छत डलवा दी और अब हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। धीरे धीरे इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही। मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया, लेकिन अच्छा ये किया कि मुझे बहुत ज़्यादा नेक और अच्छे बच्चे दिए, चाहे वो मेरे अपने थे या पराए। शुक्र है मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं। इस बात को समझते हैं कि अभी इनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि इनके सर पर बाप का साया नहीं था और मैं भी कुछ खास कर नहीं सकती थी। इस बात को इनके एहसास था और ये एक बहुत बड़ी बात है। शुक्र है कि आप सब कुछ ठीक हो गया है। खुदा का लाख लाख शुक्र हुआ। जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। आखिर में इतना कहना चाहूँगी कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं और इनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी माओं को नसीहत करूंगी, बच्चों के साथ इस मामले में थोड़ी एहतियात ज़रूर करें और वो गलती ना करें जो मैंने अपने बच्चों के साथ की है। मुझे दोनों को एक कमरे में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ वो हो भी सकता था और अगर वो हो जाता तो सब कुछ हो जाता। मेरे बच्चे तो समझदार थे शायद मेरे साथ, इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। अपने बच्चों का ध्यान रखें, इनकी ज़िंदगी पर भी ध्यान रखें, वो कब क्या कर रहे हैं इस बारे में पूरी जानकारी रखें और बच्चों से प्यार करने के साथ साथ थोड़ी सख्ती भी रखें और वो क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं, इन सब बातों के बारे में इनसे जानकारी लेते रहें और इस बात का ध्यान रखें जब बच्चे जवान हो जाएं तो इनका बिस्तर अलग अलग कर देना। आपसे भी यही कहूँगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।